हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी की जो बुक है स्पर्श, उसका चैप्टर 13 देखेंगे। इससे पहले 11 12 चैप्टर और जो स्टार्टिंग की 3 पोएम्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि चैप्टर का क्या नाम है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो तीसरी कसम क्या थी? ये एक काफ़ी फेमस मूवी थी और उस मूवी के बारे में ही हमें बताया जा रहा है इस चैप्टर में। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शिल्पकार यानी कि उसको बनाने वाले शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। तो संगम पिक्चर थी, उसकी काफ़ी अच्छी सफलता के बाद जो राज कपूर थे, काफ़ी फेमस थे फिल्म इंडस्ट्री में, इनकी पूरी की पूरी कपूर फैमिली, ये करीना कपूर और है ना, ये सब जो है इनके ही पोते पड़पोते आगे चलते जा रहे हैं। तो इनकी जो ये मूवी थी ना संगम, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। उस सक्सेस के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर उन्होंने काफ़ी सारी और मूवीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया, 4 और फिल्में, जिनका नाम है मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। तो मेरा नाम जोकर, इस मूवी के एक पार्ट को ही बनाने में 6 इयर्स का टाइम लग गया था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई और 6 साल के टाइम पीरियड में ही राज कपूर ने जिनमें एक्टिंग करी थी, काफ़ी सारी मूवीज़ और आई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल थी। तो शैलेंद्र की जो कवि थे शैलेंद्र, उनकी एक कविता, एक है ना पूरी स्टोरी टाइप की थी तीसरी कसम, वो भी मतलब एक मूवी बन के रिलीज़ हुई। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की है। तो मतलब राज कपूर ने जो सबसे अच्छा अपना रोल किया है वो तीसरी कसम में किया है, ऐसा राइटर का मानना है। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। मतलब एक क्या थी ये, हिंदी की एक स्टोरी, एक कविता टाइप की थी ये, है ना। तो उसमें क्या है, वो एक लिखी हुई चीज़ को मूवी के फॉर्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। तो सेल्यूलाइट यानी कि पिक्चर की फॉर्म में, एक मूवी की फॉर्म में लिखी हुई कविता थी। ये मूवी बहुत ही प्यारी थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तो मतलब एक ही फिल्म इन्होंने की है, वो है अंतिम कसम। मतलब शैलेंद्र के जीवन में एक ही फिल्म से इनका नाता जुड़ा है, वो है तीसरी कसम। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय से ही बना सकता था। मतलब बहुत ही प्यारी मूवी बनाई थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। मतलब आप पारिश्रमिक क्या होता है? पैसा। तो बिना किसी पैसे के उम्मीद के ही बहुत ही अच्छे से राज कपूर ने इस मूवी में काम किया था। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी किस्म की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्सुकता पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। तो इनको बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी की स्क्रिप्ट, पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा परिश्रम एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक। तो मतलब शैलेंद्र के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो दे सके, मगर राज कपूर उनके दोस्त थे। जब राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि पहले एडवांस में मुझे पेमेंट करनी होगी, तो शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए। मगर फिर राज कपूर जो है मुस्कुरा कहा कि 1 रुपया निकालो चलो मेरा, और ये पूरा एडवांस है। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। तो मतलब है ना कि वो मजाक तो इस तरीके से किया ही करते थे हमेशा राज कपूर, मगर एकदम से जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी, राज कपूर को भी पता था कि शैलेंद्र की अभी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं कि एडवांस इतना ज़्यादा पे कर सकें, मगर राज कपूर मजाक कर रहे थे उनसे।
फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र की फिल्म की असफलता के खतरों से आघात भी किया। तो शैलेंद्र बहुत ज़्यादा कोई अच्छे फिल्म निर्माता तो थे नहीं थे, कुछ नहीं था पता था उन्हें इसके बारे में, और राज कपूर ने एक अच्छे फ्रेंड के बतौर पे उन्हें बता भी दिया कि मतलब असफल हो जाओगे तो क्या क्या हो सकता है। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी। बट शैलेंद्र तो एक कवि थे, उन्हें तो मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति और बहुत ज़्यादा फेम की कोई कामना नहीं थी, जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो उन्हें तो मतलब ये था कि उनकी एक क्रिएशन है तीसरी कसम, वो उसको मूवी के फॉर्म में उतारना चाहते हैं, बस उन्हें यही चाहिए था। कोई इतना ज़्यादा पैसा और वो सब उनको नहीं मायने रखता था। किसके लिए? शैलेंद्र के लिए। उन्होंने ही तो लिखी थी तीसरी कसम। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था जिसकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी, और इनके संगीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। मतलब इनको मतलब बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह मूवी के लिए नहीं मिल रही थी, बल्कि इतने बड़े बड़े ना वहीदा रहमान और राज कपूर और इतने बड़े जो शंकर जयकिशन, इनके जैसे नाम जुड़े हुए थे मूवी के साथ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। मतलब इसमें कहने की बात यह है कि फिल्म इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि 2 से 4 बनाने, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले लोगों के समझ से ये फिल्म की संवेदना, इस फिल्म का जो लेसन था ना, या फिर इस फिल्म की जो समझ थी, वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो सिर्फ पैसे बनाने वाला जानता है ना, उसकी समझ से ये सब परे था। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तैली जा सकने वाली चीज़ थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो कोई इसका प्रमोशन करने के लिए भी पैसा नहीं था। फिल्म कब आ गई कब चली गई कुछ नहीं पता लगा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ़ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि शैलेंद्र इंडस्ट्री में थे 20 साल से, उन्हें सब कुछ पता था इंडस्ट्री के बारे में, बट अपनी इंसानियत वो नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत प्यार, वो है ना, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इसके अंतरे की पंक्ति रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। गाने में है ना 10 दिशाएं, है ना, तो ये कह रहे थे जो जय किशन है कि जो संगीत सुनने वाले लोग हैं वो 4 दिशाएं समझते हैं, 10 दिशाएं तो समझेंगे नहीं। मगर ये शैलेंद्र कह रहे थे नहीं, 10 दिशाएं ही बोली जाएंगी संगीत में। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यही कर्तव्य होता है। मतलब ये है कि दर्शक बस जिस चीज़ को देखना चाहें आप वही दिखाते रहो, चाहे वो कितना ही वल्गर या कितना ही खराब हो, हमें सही चीज़ को दर्शकों को दिखाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था शैलेंद्र का। और कहते हैं कलाकार का कर्तव्य भी यही होता है सही चीज़ दिखाना, कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। तो मतलब जो वो बात सोचते थे शैलेंद्र वो गलत नहीं साबित हुए, उनके लिखे हुए गीत बहुत फेमस हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया, मतलब झूठी चीज़ों को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं, मतलब बिना रूह के नहीं थे, बिना फीलिंग्स के नहीं थे। उनके जो वो गीत वो लिखते थे उनमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ने ही लिखा है। कितना फेमस गाना है। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही मतलब ये इसमें क्या है कि मेरा जूता, मैं जूता जो पहन रहा हूँ वो जापान से आया, पतलून यानी कि जो मैंने पैंट पहनी हुई है वो इंग्लिस्तानी यानी कि ब्रिटेन से आई हुई है, लाल जो टोपी पहनी है वो मैंने रूस की पहनी हुई है, मगर मेरा जो दिल है, चाहे मैंने बाहर से कपड़े कहीं के भी पहने हुए हो, मगर मेरा दिल इस देश का है। ये गीत शैलेंद्र ने लिखा था। सोचिए कितनी मतलब ऊंची भावनाएं हैं इस गीत में। यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी शैलेंद्र की, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी
नहीं हो सका और छींट से रस्सी साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मतलब इस मूवी के जो करेक्टर्स थे ना, वो एक्टर्स को और भी ज़्यादा फेमस कर गए। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। तो मतलब उन्होंने, एक्टर्स ने भी इतनी बढ़िया एक्टिंग की है उस मूवी में, और इनके जो डायलॉग राइटिंग, जो स्टोरी है, वो भी गजब की थी। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के इस मूवी को बनाया गया था। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, है ना। इस पे तो आजकल भी गाने बनते हैं इसका रीमेक करके। छप्पर गाड़ी में हीरा भाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह के। मतलब इतने प्यारे सॉन्ग्स थे, इतनी अच्छे इनके लिरिक्स थे ना, कि बस मतलब बहुत ही प्यारी मूवी इससे इन्होंने बना दी थी। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि लोक तत्व का अभाव, यानी कि हमारी जो मूवीज़ होती हैं उसमें जो हमारे कॉमन लोग होते हैं उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में, जीवन के बारे में बहुत कम दिखाया जाता है। वे ज़िंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। मतलब जो बहुत ही ख़राब ख़राब सी चीज़ें भी होती हैं ना समाज में, उसका भी ग्लोरिफिकेशन, उसको भी बहुत ही चमक धमक करके दिखाया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शक का भावात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि दुख दिखाएंगे तो ऐसा करेंगे कि सामने वाला बिल्कुल ये हो जाए कि अरे क्या हो रहा है ये, मगर जो तीसरी कसम थी, ये मूवी थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उसको दिखाया गया था। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। मतलब वो इतना चकाचौंध में रहते थे मगर वो धन की लालसा और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वह उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संगीत भी था, और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो मतलब व्यथा यानी कि जो दुख है या फिर आप कह सकते हैं जो परेशानियां हैं, वो इंसान को पीछे नहीं खींचती हैं बल्कि हमें तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। भाव प्रवणता मतलब भाव को किस तरीके से, अपने फीलिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरी कसम में हमें दिखा है। और ये गाना जो सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो, तो हर कोई बौचे भाग न बौचे कोई। तो अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। मतलब ऐसा लोग मानते हैं कि ये तो आंखों से भी एक्टिंग अपनी कर लिया करते थे राज कपूर, मगर ये जो तीसरी कसम थी इसमें इन्होंने मासूमियत भी बहुत, मतलब कहते हैं ना चरमोत्कर्ष, बहुत ही हाई लेवल की इनके चेहरे पे मासूमियत भी इन्होंने दिखा दी। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर, इनकी दूसरी फिल्म है राज कपूर की जागते रहो, राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया है, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अभिनय नहीं किया, मतलब राज कपूर ने एक्टिंग नहीं की, अपनी ज़िंदगी जी है। वह हीरा मन के साथ एकाकार हो गया है। खालिस देहाती बुच्छ गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की ज़ुबान समझता है, दिमाग की नहीं। तो एक मतलब एक गाड़ी चलाने वाला जो कि सिर्फ दिल की बात समझता है, ज़ुबान की बातें वो नहीं समझता है, इस तरीके का रोल उनका तीसरी कसम में है, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय, तो इसमें वही तीसरी कसम में यही है कि जो राज कपूर का कैरेक्टर है उसमें
उनके लिए मोहब्बत के अलावा दुनिया में कोई उससे बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो गए। मतलब एशिया में सबसे बड़े शोमैन, सबसे बड़े एक्टर एशिया के माने जाने लगे थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, मतलब बहुत ही बड़े हो चुके थे वो। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फैन गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर उस अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। मतलब जो हैं ये, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने अभिनय में डूब चुके थे ना राज कपूर की, बिल्कुल वो हीरामन ही बन गए थे। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। तो मतलब मूवी इतनी अच्छी थी, जो कहानी का रेशा रेशा था, मतलब कहानी में जो भी कुछ था वो सब कुछ उस मूवी में हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारी एक जो कंप्लीट है चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। ये देखिए, ये चैप्टर जो लिखा है प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है, तीसरी कसम। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।